नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि विपक्षी एकता टीम इंडिया का 2024 के चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन टीम इंडिया के गठन के दिन से ही मोदी डरे हुए हैं, ये बात अब पूरी तौर पर साबित भी होने लगा है कि किस तरीके से मोदी डरे हुए हैं टीम इंडिया को लेकर। जी हाँ, पहली बैठक याद करिए किस तरीके से जदयू नेताओं के यहाँ छापेमारी हुई थी, रिश्तेदार के यहाँ माहौल बनाने की कोशिश हुई थी भ्रष्टाचार को लेकर। दूसरी बैठक फिर हम चर्चा कर रहे हैं, बेंगलुरु में बैठक हो रही थी, उधर एनडीए की बैठक शुरू हो गई। तीसरी बैठक मुंबई में संसदीय कार्य मंत्री ट्वीट करते हैं कि सदन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। मतलब पूरी तौर पर बेचैनी में है कि टीम इंडिया का जो एजेंडा है, टीम इंडिया की जो बैठक है, वो खबर कैसे मीडिया से दूर रहे या फिर मीडिया को कैसे हम उस खबर से दूर रखें, इसकी एक से एक जुगत लगा रहे हैं। यही जुगत लगाना कह रहा है कि मोदी वाकई में टीम इंडिया से पहले ही हार मान ली है। अब आज ही देखिए, राधाचरण सेठ जदयू के एमएलसी हैं, पिछले ही महीना उनसे घंटों पूछताछ हुई। अरे अमूमन आप पूछताछ के लिए आया था, आप उसको गिरफ्तार कर लेते अगर उसके खिलाफ एविडेंस था। गिरफ्तारी नहीं हुई। आज उसके घर पर रेड होता है, रेड के दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। खबर बनी कि भाई जदयू के एमएलसी गिरफ्तार। 220 करोड़ रुपया के अवैध कमाई का से जुड़ा है मसला। जी हाँ, ईडी सूत्रों से मिली ये खबर। हो गया, उधर दिल्ली में बैठक हो रहा है कोऑर्डिनेशन कमेटी की, इधर राधाचरण सेठ चलना शुरू हो गया। नीतीश के दामन पर लगा दाग। देखिए कैसे राधाचरण सेठ 220 करोड़ की अवैध संपत्ति हासिल की है। बेदाग नहीं रहे नीतीश। लीजिए, खबर चलना शुरू हो गया। इससे भी बात नहीं बना तो शाम में मोदी जी अपने प्रकट हो गए। अब बताइए, G20 का जश्न मनाने का आज का क्या मतलब था? कोई मतलब था? बताइए, आप ही बताइए। उतर गए मैदान में, जो जश्न हुआ वो अब देखेंगे। ये सारी चीज़ें क्या कह रही हैं कि आज दिल्ली में तो उसका पूर्व निर्धारित बैठक था और पूर्व निर्धारित बैठक में क्या होना है वो भी तय था। कोऑर्डिनेशन कमेटी में फूट, ललन सिंह नहीं गए, ममता बनर्जी नहीं की पार्टी नहीं पहुंची, सीपीएम की पार्टी नहीं गई। दिन भर कल्हे से चलाए जा रहे हैं, आज भी चलाए। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलते गया, टेम्पो बनाने की कोशिश जब नहीं हुई तो फिर मोदी जी खुद संभाल लिए। तो यही डर दिखा रहा है कि टीम इंडिया से कितने ये लोग डरे हुए हैं। अब बताइए, इंडिया शब्द को ये लोग बदल दिया, बदलने की तैयारी चल ही रही है ना कि अब इंडिया शब्द ही नहीं रहने दो। मतलब भारत और इंडिया में अब इंडिया शब्द ही हटा दो। प्रधानमंत्री अपना बोर्ड भी लगा लिए भारत का। मतलब इतना डर भाई, किस लोकतंत्र में जीत और हार स्वाभाविक चीज़ है ना। चुनाव होगा तो कोई एक जीतेगा, कोई हारेगा। तो हार से इतना डर क्यों है भाई? मतलब ये तो डर दिखा रहा है ना कि आप टीम इंडिया की बैठक से इतना घबराए हुए हैं कि आपको उस दिन कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से कोई न कोई तरह का इवेंट आपको करना पड़ता है। टीम इंडिया को लेकर जो चीज़ें चली, उस नाम पर आपको अलग सियासत करना शुरू कर दिए, नामे हटा दो इंडिया का। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिससे लगता है कि टीम इंडिया को लेकर वाकई में मोदी के रात का नींद और दिन का चैन हराम हो गया है। कुछ उसी तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं। देखिए, अभी तो वक्त बहुत है, पता नहीं अगली बैठक में क्या होगा। लेकिन जो बैठक में जिन एजेंडों पर चर्चा हुई है, वो एजेंडा जता रहा है कि आने वाले समय में मोदी की असहजता की वजह क्या है, ये प्रकट होना शुरू हो जाएगा। शुरुआत निर्णय पहले से, जो खबर हम लगातार आपको बता रहे थे कि भोपाल में 2 अक्टूबर को बड़ी रैली होगी। तमाम इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो उस रैली में शामिल होंगे। और एक और बात जो निर्णय लिया गया है कि अब सब कुछ प्रेस को संबोधित करेंगे तो इंडिया
रैली होगी तो इंडिया, किसी विषय पर मीडिया को ब्रीफ करना है तो इंडिया, मतलब हर एक गतिविधियों को अब इंडिया के माध्यम से जनता के बीच जाना है। क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो तमाम उन मुद्दों के साथ क्षेत्रीय पार्टी अपने तरीके से अपनी बात रखेंगे, लेकिन सब कुछ रहेगा टीम इंडिया के अम्ब्रेला के नीचे। मतलब जैसे जैसे मोदी इंडिया को लेकर असहज हो रहे हैं, उनको इंडिया के माध्यम से ही उस असहजता को और बढ़ाए रखना है। ये चीज़ें हुई और फिर ये भी तय हुआ कि मीडिया में किस किस एंकर के कार्यक्रम में नहीं जाना है, मीडिया को बहिष्कार किस स्तर पर करना है, ये भी तय हुआ। तो पहले जरा सुन लीजिए वेणुगोपाल क्या कह रहे हैं, क्या उन्होंने कहा है, जरा पहले आप सुन लीजिए। The coordination committee authorized the subgroup of media to decide upon the names of the anchors on whose shows none of the India parties will send their representatives. The first meeting of the coordination committee was held today at the Sharad Pawar ji's residence and attended by 12 member parties. Sri Abhishek Banerjee of All India Trinamool Congress could not attend the meeting due to the summon by Enforcement Directorate arising out of the vendetta politics of Bharatiya Janata Party and the Prime Minister. The Coordination Committee decided to start the process for determining the seat sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. The parties present in the meeting agreed to take up the issue of the subgroup of media to decide upon the names of the anchors on whose shows none of the India parties will send their representatives. These are the decisions, these are the outcome of this meeting. Bhopal, first week of October, Bhopal. On the seat sharing, the coordination committee decided to start the process of determining seats sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. तो आपने सुन लिया कि सारी चर्चाएं हुई हैं, 1-to-1 सीट पर भी चर्चा हुई है, उसको जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जिस सीट पर जीते हुए हैं वो सीट उनका होगा। ये फार्मूला हमें लगता है कि सबों को मान लेना चाहिए। तो कांग्रेस को इस फार्मूले पर कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, सीट शेयरिंग को लेकर एक सीट दूसरे सीट को अदला बदली हो, इस पर भी किसी को आपत्ति नहीं है। और जो हम सुबह से कह रहे हैं कि 475 ऐसी सीटें हैं जहाँ कोई विवाद ही नहीं है, जिसमें 200 सीटें तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़नी है, जहाँ विपक्ष के बाकी टीम इंडिया के कोई सदस्य वहाँ लड़ने वाले भी नहीं हैं। आप थोड़ी दावेदारी कर रही है, लेकिन पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी उसकी दावेदारी उस तरीके की नहीं है। हाँ, गुजरात में 1-2 सीटों पर वो लड़े, बात हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये स्थिति नहीं है। ये चीज़ें भी बैठक में ये सारी चीज़ें भी डिस्कशन हुई। संसद के सत्र को लेकर जो बातें आ रही हैं कि क्या होगा विशेष सत्र में, इसको लेकर भी चर्चाएं हुई है कि हम लोगों को ये तय रहना चाहिए। लेकिन ये जो निर्णय लिया गया है कि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन मुद्दों पर क्षेत्रीय दल अपने तरीके से अपनी बातों को रख सकता है। मतलब साफ है कि सनातन को लेकर अगर तमिलनाडु की सरकार या तमिलनाडु में जो पार्टी इंडिया का सदस्य है वो अगर अपनी बात रखता है तो उसके लिए वो स्वतंत्र है, वो अपनी बात अपने तरीके से रख सकते हैं। लेकिन सामूहिक तौर पे जो एक निर्णय पर जो मोहर लगी है वो है जातीय जनगणना।
जातीय जनगणना का मुद्दा मजबूती से उठाया जाएगा और उसको सभी क्षेत्रीय दल भी उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे। राहुल जिन मुद्दों को लेकर लगातार सवाल खड़े करते रहे हैं, भ्रष्टाचार, अडानी के सहारे मोदी पर हमला और संघ और बीजेपी पर सीधा हमला, वो हमला कांग्रेस लगातार करते रहेगी। ये भी इस बैठक में तय होगी कि कांग्रेस का जो जिन एजेंडों के सहारे वो मोदी और संघ को निशाने पर लेते हैं, वो उस तरीके को जारी रखें, अडानी को लेकर हमला करते रहे। ये भी तय हुआ कि अडानी से जुड़े हुए जिन जिन राज्यों में काम चल रहा है, जहाँ कोई इस तरीके की अनियमितता की बात सामने आते हैं, तो वहाँ टीम इंडिया के जो सदस्य हैं संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दबाव बनाने का काम करें। और साथ ही संघ और मोदी को लेकर जो बातें लगातार राहुल उठाते रहे हैं, उस विषय को लेकर राज्य स्तर पर भी ये चीज़ें जनता तक पहुँचे। इसके लिए भी सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि इस मुद्दे को हम गांव-गांव तक अलग अलग तरीके से पहुंचाएंगे और संवैधानिक संस्थाएं किस तरीके से संकट में हैं, ये बातें भी दोहराई जाएगी, लोगों के बीच जाएगी। और गांधी जयंती के मौके पर पूरे देश में टीम इंडिया की सभी पार्टियां मिलकर पंचायत अध्यक्ष तक को इन्वॉल्व करने की बात आई है कि सब लोग अपने पंचायत अध्यक्ष को इन्वॉल्व करिए इसमें, और हर गांव में संविधान बचाओ को लेकर कार्यक्रम होनी चाहिए गांधी जी की जयंती के मौके पर। तो ये एक बृहद कार्यक्रम की भी स्वीकृति दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया के बहिष्कार का जो निर्णय लिया गया है, वो दिखा रहा है कि इस लोकतंत्र में मीडिया ने खुद को, अपने आप को किस तरीके से गिराया है कि एक पूरी पार्टी, विपक्ष, उनके एंकर का बहिष्कार करने का फैसला लेती है। ये सिर्फ मीडिया पर दबाव नहीं है, मीडिया चलाने वाले जो कॉरपोरेट हैं उनके ऊपर भी दबाव है कि ऐसे एंकर जो मोदी और संघ और हिंदू मुसलमान के सहारे एक खास तरह के नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, उसका हम लोग विरोध करते हैं। और इसकी सूची भी लगभग तय हो चुकी है और इसकी सूची जल्द जारी होगी। मतलब ये कह सकते हैं कि जो बातें वाइडन ने कहा कि भारत में मीडिया को लेकर, मानवाधिकार को लेकर और नागरिक सुरक्षा को लेकर हमने जो पीएम से बात की है, आज की बैठक में उन चीज़ों पर टीम इंडिया गठबंधन ने मोहर लगा दी है। अब देखना यह है कि इस सूची के प्रकाशन के बाद मीडिया हाउस क्या करती है, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मीडिया हाउस भी रातों रात रुख बदलने में माहिर रहा है। और अगर इस तरीके से बहिष्कार की बात सामने आएगी तो ऐसे एंकर का भविष्य भी समझिए कि अंधेरे में है, ये तय मानिए। क्योंकि जो जिस तरीके से आज एग्रेसिव होकर मीडिया की भूमिका पर सवाल किया गया है, यह सवाल अब गांव-गांव तक उठने लगा है कि हमें मीडिया में किस तरीके की मीडिया के तवज्जो देना है, खबर देखनी है। और खबर देखनी है तो हर तरह के मीडिया का विश्लेषण भी कीजिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि मीडिया मोदी के एजेंडे को सेट कर रही है। मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सवाल मोदी से करने के बजाय वो हमेशा सवाल विपक्ष से करता है। ऐसे तमाम जो मीडिया हाउस भी है, उस मीडिया हाउस पर भी विशेष नज़र रखने की बात हुई है और उन जगहों पर किसी भी तरीके से, किसी भी स्तर पर इंडिया से जुड़े हुए प्रवक्ता न जाए, इसका निर्णय भी लिया गया है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि टीम इंडिया का चुनावी राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया की बैठक के दिन बीजेपी की बेचैनी उभर कर सामने आती है, वो दिखा रहा है कि टीम इंडिया को लेकर खुद मोदी कितने असहज हैं।